हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जैसा ही एक लॉ है, बस इसमें जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लॉ लिखने से पहले एक एग्जांपल के साथ, एक एप्लीकेशन के साथ, है ना, ताकि आप लोगों को सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एक सिर्फ फील आ जाए कि ये लॉ है क्या, है ना। चलो, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए 3D फिगर बनाने की कोशिश करी थी मैंने, अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से अपन ट्राई कर लेंगे। बन तो खैर अभी भी नहीं पाया, लेकिन जो लोग मेरे से पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि मेरे डायग्राम कितने खराब हैं, है ना। तो ये कोई सा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को दो लोग पुश कर रहे हैं, या ऐसा कह लो कि दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे देयर इज अ मैन जो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, और एक यहाँ पे एक और इंसान है, यहाँ पे एक और इंसान है, ये भी इसको क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और ये वाला जो फोर्स है, सपोज दिस इज F1 वेक्टर, और ये वाला जो फोर्स है सपोज दिस इज F2 वेक्टर। नाउ जस्ट टेल मी कि ये जो F1 वेक्टर है और ये जो F2 वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। नाउ जस्ट टेल मी कि ये जो F1 वेक्टर है एंड ये जो F2 वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट। ना ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा F1 केस में, ना ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा F2 के केस में, ना ही ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ना ही ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये सक्सेस रहा, या ये वाला जो इंसान है ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट F2 के पास गया ना ही ऑब्जेक्ट F1 के पास गया। जब दो लोगों ने उसको फोर्स लगाया तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो स्ट्रेट मूव करेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को भी मेरे ख्याल से यही लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट तो सर यहां से भी फोर्स लगेगा, यहां से भी फोर्स लगेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट मूव करेगा, है ना। ये कुछ ऐसा एंगल भी बना लेगा, इस फोर्स के साथ थीटा एंगल बनाया, इस फोर्स के साथ भी सपोज थीटा एंगल बनाया, और ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट मूव किया, ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, है ना। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी चीज को अगर मैं आपका डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करता हूं तो देखना डायग्राम के साथ क्या होगा कि ये एक फोर्स लगा और ये एक फोर्स लगा, ये जो फोर्स है F2 वेक्टर एंड दिस फोर्स इज F1 वेक्टर। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं, यहां से एक ऐसा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कहां मूव किया था, स्ट्रेट मूव किया था। ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट मूव किया था वो था ये, सो दिस विल बी योर R वेक्टर, दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, और ये R वेक्टर किसके इक्वल आएगा, F1 प्लस F2। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि जो टोटल फोर्स रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2 वेक्टर, है ना। और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर यहां से और यहां से दोनों जगह से फोर्स लगेगा तो ये सिर्फ एक आप लोगों को एक एप्लीकेशन थी जिससे आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लग जाए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने बोला क्या था। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये जो बीच का डायगोनल है, ये जो बीच का आपका ऑब्जेक्ट की जो पाथ है वो क्या बताएगी, आपका रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच विल बी अ समेशन ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। यहां तक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक से एक टच मिला होगा, एक एकदम फील मिला होगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली आपका होता क्या है।
है ना। चलो दोस्तों, समझना मेरी बात, अपन लोग जब भी दो वेक्टर का समेशन निकालते हैं तो आइदर आप या ट्रायंगल लॉ से निकाल लोगे, आइदर यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर आप यूज करते हो पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में अगर आपको याद होगा तो अपन दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करते थे हेड टू टेल, है ना। मतलब आपके दो वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे ऐड होते थे, ये हेड और यहां से इसका दूसरे का टेल, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो इस डायरेक्शन में नहीं बनता था, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता था, मतलब ये। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा वो ये रहेगा। यही था आपका ट्रायंगल लॉ। जी सर बिल्कुल यही था। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर आप किसी भी चीज को ऐड करोगे तो हमेशा याद रखना, इसमें जो एडिशन होता है वो होता है टेल टू टेल वेक्टर एडिशन। अलग अलग से मेथड्स हैं। अगर आप लोग बोलो कि सर अगर किसी भी चीज को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल लॉ से अगर करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। नहीं भाई, दो वेक्टर्स का समेशन आंसर हमेशा वही रहेगा, चाहे आप उसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करो, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ से उसको ऐड करो। अभी अपन वो भी समझ लेंगे, लेकिन मेथड्स अलग अलग है। ट्रायंगल लॉ में आप हेड टू टेल कनेक्ट करके रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में लेते थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि पैरेललोग्राम लॉ में आप वेक्टर्स को ऐड आपस में करोगे कैसे, टेल टू टेल ही आप वेक्टर्स को आपस में ऐड करोगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि देयर इज सम वेक्टर ए वेक्टर, और यहाँ पे टेल पे मैंने आपको दूसरा वेक्टर कनेक्ट कर दिया है बी वेक्टर। लेकिन अब आपको क्या करना है, समेशन निकालना है ए वेक्टर का और बी वेक्टर का, लेकिन ट्रायंगल लॉ से नहीं निकालना आपको निकालना है किससे, पैरेललोग्राम लॉ से आपको इसका समेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो ये इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं मैं। कैसे कंप्लीट करूं, ये हो गया इसका लॉ कंप्लीट, मतलब आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट कौन बताएगा, इसका बताएगा रिजल्टेंट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स डायगोनल। तो ये क्या हो गया इसका आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हो गया, क्योंकि अच्छा ये इसका डायगोनल है, लेकिन यहाँ पे दो डायगोनल बन सकते हैं, एक ये डायगोनल भी बन सकता है और एक ये डायगोनल भी बन सकता है। लेकिन हमेशा आपको जो डायगोनल लेना है, जो आप डायगोनल कंसीडर में करोगे वो करोगे कॉमन टेल का। मतलब ये टेल है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल है ना, तो टेल टू टेल आप क्या करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर वाला डायगोनल कंसीडर करोगे। आप हेड टू हेड वाला डायगोनल कभी भी कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। और जो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा, जो भी आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या निकलेगा, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, पहले ये बताओ। रिजल्टेंट निकलेगा मेरे ख्याल से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर, और ये जो आर वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा क्या। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला 5 वेक्टर या मॉड ऑफ 5, तो वो बताएगा क्या, व्हाट इज दैट मॉड ऑफ 5। वो जो मॉड ऑफ 5 रहेगा ना, ये इस आर वेक्टर की यूनिट रहेगा, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, है ना। तो ये जो मैग्नीट्यूड है that will represent length of common diagonal, और ये डायगोनल कौन सा रहेगा, टेल, जो टेल टू टेल कनेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं लिख देता हूं कॉमन टेल डायगोनल। क्या समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं कि अगर एक there are two vectors which are connected, आपका tail to tail, and आपको इसका समेशन निकालना है, that is a vector plus b vector which will be equals to resultant vector r vector। तो ये जो r vector रहेगा वो कैसे निकलेगा, उसके डायगोनल में निकलेगा, है ना। और डायगोनल यहाँ पे पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स बन सकते हैं, एक बन सकता है हेड टू हेड, एक बन सकता है आपका टेल टू टेल। तो जो आपका टेल टू टेल वाला डायगोनल रहेगा
आप हमेशा उसी को कंसीडर करोगे, हेड टू हेड को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि दो वेक्टर्स को अपन ऐड कैसे कर रहे हैं, टेल टू टेल वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ में। और एक बार फिर से समझा रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ ऐड करने का तरीका है, किसी भी लॉ से ऐड करोगे आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। ठीक, चलो, तो ये जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या बताएगा, लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल। ये जो कॉमन टेल का जो डायगोनल है ना, उसकी लेंथ कितनी है वो क्या बता देगा आपका मैग्नीट्यूड, है ना। चलो, और डायरेक्शन कौन बताएगा भाई साहब, आपको वेक्टर है ना, तो अकेले मैग्नीट्यूड से तो काम बनेगा नहीं, अपन को क्या चाहिए, अपन को डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, ये देखो, सपोज ध्यान से समझना, ये पूरा पार्ट अगर आपका थीटा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं अल्फा। इस वाले पार्ट को मैं कंसीडर कर लेता हूं अल्फा। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा आपका अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो अल्फा है वो डायरेक्शन बताएगा कि ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने डायरेक्शन पे मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर। क्योंकि आपको डायरेक्शन लगा, वेक्टर पढ़ना है भाई साहब अपन, तो डायरेक्शन लगाना निकालना तो कंपलसरी है। तो डायरेक्शन बताएगा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, और जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे आर वेक्टर, वो क्या बताएगा आपको, लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल, है ना। इसको अपनी नोट्स की कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ की डेफिनेशन है क्या, व्हाट इज दिस बेसिकली लॉ, है ना। अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं। चलो भाई, समझते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बेसिकली लॉ है क्या। सो लॉ ने क्या बोला कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन कंडीशन जॉइंट टेल टू टेल, then resultant is given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vectors। नहीं समझ आया मेरे को क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, अगर दो vectors are represented by two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो अगर दो वेक्टर्स दो एडजेसेंट साइड से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो कंडीशन क्या है, वो दो वेक्टर्स कैसे ज्वाइन होने चाहिए भाई साहब, वो दो वेक्टर्स ज्वाइन होने चाहिए आपके टेल टू टेल के साथ। देन resultant is given by the diagonal of parallelogram, then resultant will be given by the diagonal of parallelogram in magnitude and direction। एक particular magnitude रहेगा उस resultant का और एक particular direction रहेगा, starting from common intersection of two vectors। और ये diagonal start क्या होगा, common intersection of two vectors से। तो ये वाला जो point है, ये जो point आप देख रहे हो, दिस इज कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, टेल टू टेल कनेक्ट है ना, हाँ गुड। और मैंने आप लोग, ये था आपका क्या, ये पूरा का पूरा लॉ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी समझाया है कि ये जो डायगोनल रहेगा ये कॉमन इंटरसेक्शन से रहेगा। शुद्ध भाषा में अगर आपको समझाऊं तो हेड टू हेड वाला डायगोनल आप कंसीडर नहीं करोगे, और ये सिर्फ एक मेथड है ऐड करने का और कुछ भी नहीं है। समझ में आया, गुड, वेरी गुड। एक बार ये नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, पॉज करके फटाक से एकदम, 1 2 3 4 5। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो उसमें एक अपने पास क्वेश्चन था, एक लड़की जो है अपनी 3 मीटर ईस्ट चली, देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 4 मीटर नॉर्थ, ऐसा करके लास्ट में एक क्वेश्चन था।
वही क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि वही सेम क्वेश्चन अपन इस बार सॉल्व करते हैं किससे, उस बार किया था ट्रायंगल लॉ से, इस बार अपन वही सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से और देखते हैं कि वो आंसर सेम आता है या नहीं आता है। क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से कि अगर अगर एक क्वेश्चन में आप दो वेक्टर्स का समेशन अगर आप निकालोगे तो किसी भी मेथड से निकालो, मेथड विल बी डिफरेंट, आंसर विल बी सेम। ठीक है, चलो करते हैं। उस क्वेश्चन में ये था कि एक लड़की जो है वो 3 मीटर ईस्ट चली, एक लड़की जो है शी ट्रेवल्ड 3 मीटर ईस्ट, क्वेश्चन अगर आप वापस से रिकॉल कर पाओ तो, एंड देन शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 4 मीटर नॉर्थ, है ना। तो इसका अपन को आंसर निकालना है कि इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट क्या रहेगा और वो रिजल्टेंट आप कैसे निकालोगे वो आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा और कंप्लीट ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हेड और टेल आपस में कनेक्टेड है। तो इसको मेरे को पैरेलल शिफ्टिंग करके टेल और टेल कनेक्ट करना है। पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड होती है, आप लोगों को पता है। तो ये है आपका 3 मीटर ईस्ट और इसके बाद इसको पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं। तो उससे होगा क्या सर, होगा कुछ नहीं बेटा, टेल टू टेल वाला फटना जो है वो आपने कंडीशन फुलफिल कर देना। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूं। अच्छा, कंप्लीट करने पे मेरे को पता चलेगा कि ये क्या है, एक स्क्वायर ही बन गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका 4 मीटर नॉर्थ। ठीक, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, इसके डायगोनल का रिजल्टेंट रहेगा। तो डायगोनल तो हो गया आपका रिजल्टेंट ये, दिस विल बी योर आर वेक्टर। और इसकी जो लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी मेरे ख्याल से 3 मीटर, अच्छा ये तो गिवन है ना 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर और 4 मीटर और ये रिजल्टेंट कितना आएगा इसका, आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5 मीटर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं समझाने की, क्योंकि सॉल्व अपन पिछले बार कर चुके हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने इसमें। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा 5 मीटर। और मैंने आपको क्या बोला था इसका रिजल्टेंट का कि भैया ये वाला एंगल शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, ये वाला जो एंगल है शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपका ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा कितना, 53 डिग्री। याद करना वो शॉर्ट ट्रिक, अगर याद नहीं है तो लास्ट वीडियो उठा के फिर से देखना और उसी के बेसिस पे ये वाला जो एंगल ये 53 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। टोटल 90 डिग्री होता है ना, स्क्वायर बन रहा है तो ये 50 डिग्री हो गया और ये 37 डिग्री हो गया। तो अपना रिजल्टेंट क्या है, 5 मीटर किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ईस्ट से मूव कर रहा है। किस डायरेक्शन को जा रहा है, नॉर्थ को जा रहा है। तो अपना क्या आ गया 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप उठा के देख लो, पुराना वीडियो उठा के देख लो, लास्ट क्वेश्चन उसमें मैंने ये जो कराया है उसमें भी यही सेम आंसर आया था। और अगर इसी चीज को मैंने पैरेललोग्राम से किया तो उसमें भी यही सेम आंसर आया। बस ये जो एंगल्स हैं ये अपन ने शॉर्ट ट्रिक से निकाले हैं। अभी अपन कुछ ही टाइम बाद सीख लेंगे कि ये एंगल को कैलकुलेट भी कैसे करते हैं। अभी तो ये एंगल मैंने आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से बताए हैं, है ना। अपन एनालिटिकल मेथड अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो अपना उसी पे रहेगा। तो उसमें अपन ये अल्फा जो है वो निकालते कैसे हैं वो भी अपन सीख लेंगे। हल्का सा टच मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा। तो ये देखो आंसर सेम आया या नहीं आया, बिल्कुल सर सेम आया। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर आप पैरेललोग्राम से करना चाहो चाहे ट्रायंगल से करना चाहो, दोनों का दोनों आंसर आपका सेम ही आएगा। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अच्छा ये इसका अगर ग्राफ के रिस्पेक्ट में मैं अगर इसको आपको बना के दिखाऊं, ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपको इसको बना के दिखाऊं तो ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये डायगोनल है, तो ये हो गया आपका डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ कितनी है, 5 मीटर है।
ईस्ट से लेके नॉर्थ में जा रहा है, तो ये जो है एंगल बनेगा कितना 37 डिग्री, है ना। चलो ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से सोचो, ध्यान से एकदम चीजों को करो, तो आप लोगों को मतलब अगर आप रटो नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ इसकी फील लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस समझो वेक्टर्स की, है ना। तो अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से सोचोगे, तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही आपका ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ है। दोनों लॉ एक ही टाइप के लॉस हैं, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही आपका ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ है, ध्यान से देखना। चलो ये तो मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया, एक नया क्वेश्चन अपन ट्राई करके देखते हैं क्या होता है उसमें। यार एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, ड्यू वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, एंड वाइल वेक्टर बी हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स ड्यू साउथ, साउथ की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। Find the magnitude and direction of a vector plus b vector and a vector minus b vector. Specify the directions relative to due west. यार मेरे को ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन अपनी नोट्स की कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन को मैं रब करके इसका सॉल्यूशन करूँगा तो आपके पास क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले क्वेश्चन 1 2 3 4 5। चलो अब समझते हैं क्वेश्चन। वेक्टर ए हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट। एक वेक्टर है ए जो कहाँ की तरफ कर रहा है, वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और इसका जो यूनिट है वो है 10 यूनिट्स। जितने लोग क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाह रहे हैं वीडियो यहीं पे पॉज करके ट्राई कर लें, और जितने लोग नहीं ट्राई करना चाह रहे हैं आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है आपकी 10 यूनिट्स है, ठीक है भाई साहब, मान लिया। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एंड पॉइंट्स ड्यू वेस्ट, वेस्ट के डायरेक्शन में है, ये भी मान लिया। व्हाइल वेक्टर बी हैज सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 10 है, और पॉइंट्स ड्यू साउथ मतलब वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये, क्योंकि हेड और टेल कनेक्टेड है, तो एक काम करता हूँ उसको पैरेलल शिफ्टिंग करके मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मत सोचना मैंने मिटा दिया, मैं सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग करके उस वेक्टर बी को टुवर्ड साउथ यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, और इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 10 यूनिट्स ही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। टेल टू टेल जॉइन करने वाली कंडीशन अपन को फुलफिल करनी है। Find the magnitude and direction of a vector plus b vector. A vector plus b vector कैसा निकलता है अपना रिजल्टेंट के थ्रू, r is equals to a vector plus b vector, यही निकलता है ना। तो आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट आ गया मतलब a vector plus b vector आपका निकल आएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करें, चलो करते हैं। तो यहाँ से मैं पैरेललोग्राम को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आपका r वेक्टर विच विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ स्क्वायर है तो फिर एक काम करते हैं ना यार, ये 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट अपन पाइथागोरस थ्योरम से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 10 तो ये भी 10 स्क्वायर है ना। तो रिजल्टेंट अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। और जो रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा वही a प्लस b वेक्टर की यूनिट भी रहेगी। निकाल देते हैं कैसे, मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना तो आप लोगों को आती होगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना, है ना। और mod of r vector will be equals to root of 100 plus 100, mod of r vector will be equals to root of 200, और mod of r vector will be equals to 200 रूट में आ गया, इसका मतलब 100 का रूट हो गया आपका 10, और इसकी जो वैल्यू आ गई मेरे ख्याल से वो आ गई कितनी 10 रूट 2। तो
तो ये वैल्यू किसकी आई आपकी, आर वेक्टर के मॉड की। मॉड मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि नेगेटिव साइड को मैं, नेगेटिव प्लस माइनस आता है ना आंसर में, तो नेगेटिव साइन को मैं कंसिडरेशन में लेने ही नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया और हमेशा वैल्यू मॉड में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 10 रूट 10। ये किसका आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, ये अभी तक आपका डायरेक्शन नहीं निकला है। डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। जैसे कि ये डायरेक्शन आपका ए विद, मैंने क्या बोला था, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए विल गिव यू डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, सपोज ये हो गया अल्फा। कैसे निकाल सकता हूं, कुछ आइडिया है किसी के पास, नहीं आइडिया, चलो तो मैं करके देखता हूं। आपका जो tan अल्फा होता है, tan थीटा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है क्या, होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिया हुआ है क्या, दिया है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू tan अपॉन tan, तो ये हो गया 1, tan अल्फा इज इक्वल टू 1, और tan 1 कब होता है, जहां तक मैं पढ़ा लिखा हूं भाई साहब, तो tan होता है कहां पे, 45 डिग्री पे। तो ये अल्फा जो है वो कितना आ गया, 45 डिग्री विल बी योर एंगल। वो tan थीटा अल्फा से अपन लोगों ने निकाल लिया क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपने को गिवन था, है ना। चलो ठीक है, ऐसे ही ना, देखो नहीं आया समझ में तो देखो एक बार, भैया आप लोग पूछ लिया करो, नहीं आया समझ में तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये डायग्राम ऐसे ही है ना, ये अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को कंसिडरेशन में लूं तो ये ऐसे ही बनेगा ना कि ये भी tan, ये भी tan, और ये हो गया आपका, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये वाला जो एंगल अपन को चाहिए, ये आप tan थीटा से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। अरे भाई साहब 10वीं में थोड़ी सी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, पूरी नहीं पढ़ी होगी, चलो मान रहा हूँ थोड़ी सी तो पढ़ी होगी। अगर थोड़ी सी पढ़ी है तो ये वाला एंगल जो है वो आप tan थीटा से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो वही तो किया है मैंने, तो ये अल्फा निकल आया कितना, 45 डिग्री। ये वाला ट्रायंगल ऐसे ही कुछ दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये कितना आया, tan रूट 2। ये आपका किसका मैग्नीट्यूड आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। अब ये कहां से कहां मूव कर रहा है, ये थोड़ा सा मेरे को आइडिया दो, ये मूव कहां से कहां कर रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया दो। सोचो दिमाग में, जोर लगाओ। जोर लगाने के बाद मेरे ख्याल से आपका आंसर आया होगा क्या, कि ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर है ये मूव कर रहा है tan रूट 2 45 डिग्री। कहां मूव कर रहा है, ध्यान से देखो, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है। कहां से जा रहा है, वेस्ट से जा रहा है ना। तो tan रूट 2 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये क्या हो गया आपका, a प्लस बी निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको निकालता हूं क्या, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, है ना। कॉपी कर लो ये भी। देखो अब मैं आप लोगों को निकाल के क्या दे रहा हूं, अब मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, अपन को जो निकालना है वो निकालना है क्या, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, है ना। और इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड सब कुछ निकालना है। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये वेस्ट है, a वेक्टर which will be equals to 10 यूनिट्स, और ये पैरेलल शिफ्टिंग के बाद ये था आपका b वेक्टर, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 10 यूनिट्स, है ना। अगर मैं इसका उल्टे डायरेक्शन में मूव करूं, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको मूव कराऊं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, क्योंकि एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो दूसरा उसके अपोजिट में अगर मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखना दोस्तों, वेक्टर समेशन में देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स को जब मैं सॉल्व करता हूं तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई भी चीज नहीं होती। हमेशा आपका माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है कि देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन विच इज जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वन।
माइनस साइन सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन को मैं पहले वाले डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं। मतलब यहाँ पहले बी वेक्टर अगर टूवर्ड्स साउथ जा रहा था, अब मैं बी वेक्टर को टूवर्ड्स अगर नॉर्थ मूव करा दूंगा तो ये टूवर्ड्स नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है ना, इसमें भी बेसिकली आपको ऐड ही करना है, लेकिन किन दो वेक्टर्स को ऐड करना है? आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। आपका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो किन के बीच में निकलेगा? ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस बी मतलब पहले साउथ की जगह वो कहां जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। फंडा सिर्फ आपका इतना ही है, इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। कभी भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो दो चीजों को। इसका माइनस ऑफ बी वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। ये माइनस साइन सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करता है दोस्तों कि उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना। देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। और इसका जो वेक्टर निकलेगा, जो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसको मैं मान लेता हूं r डैश। तो अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ होते ही नहीं है तो ये r डैश का रिजल्टेंट क्या निकलेगा? ये r डैश का जो, अच्छा इसका भी मैं आपको बना के दिखाऊं, देखो समझना भाई। ये अपन पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो निकलेगा इसके डायगोनल्स हैं। सॉरी, हेड टू हेड नहीं होगा कनेक्ट, टेल टू टेल हमेशा कनेक्ट होता है। तो वो निकलेगा किसके? इसके डायगोनल्स हैं। ये हो जाएगा r वेक्टर, है ना? तो वो रिजल्टेंट तो सेम ही निकलेगा ना, जब साइड सेम है, सब कुछ सेम है। अब बस ये माइनस ऑफ बी वेक्टर की यूनिट 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा वो तो वही निकलेगा। देखो a माइनस बी जो है इसका रिजल्टेंट भी वही निकलेगा, 10 रूट 2 45 डिग्री। लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन में कैसे चेंज हो जाएगा कि वेस्ट से कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है सर, आप ये तो बताओ हमेशा वेस्ट से ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? नॉर्थ से वेस्ट भी तो जा सकता है। नहीं, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या बोला गया है? स्पेसिफाई द डायरेक्शंस रिलेटिव टू ड्यू वेस्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव करेगा? हमेशा वेस्ट से ही मूव करेगा, कहीं पर भी मूव करे, है ना? तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वेस्ट से कहां जा रहा है? नॉर्थ जा रहा है। तो 10 रूट 2 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये क्या हो गया आपका? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी जो सॉल्यूशन था वो आपके सामने निकल के आ गया। ठीक, अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना चाहूं तो कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता है कि मैं मार्क कर दूं। चलो भाई मैं मार्क ही कर देता हूं, क्यों अपने दिमाग पे जोर दे रहे हो? ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब होगा क्या कि आपका आंसर आया a प्लस बी वेक्टर का 10 रूट 2 45 डिग्री, है ना? तो मतलब ये जो इसकी लेंथ है वो है 10 रूट 2 और इसका जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। कहां से कहां? साउथ ऑफ वेस्ट। और ये किस चीज के लिए है? ये जो आपने निकाला है, दिस इज फॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए अपन ने क्या किया? सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि मैंने आपको फिर से एक बार समझा रहा हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन इन वेक्टर्स। माइनस साइन जस्ट ओनली इंडिकेट्स योर डायरेक्शन, योर स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन अगर माइनस लग गया मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सिर्फ इतना मतलब होता है और कुछ भी मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी जब मैंने निकाला तो आपका आंसर क्या आया? आपकी लेंथ तो 10 रूट 2 ही रही, लेकिन अब आपने कहां से कहां मूव किया? नॉर्थ से मूव किया, वेस्ट से मूव किया, कहां? टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आपका? 45 डिग्री। और कहां से कहां मूव किया? नॉर्थ। और कहां से गए? वेस्ट से गए। तो ये जो आपका हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, ये रहा। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ नहीं होता। हमेशा आपको वेक्टर का समेशन ही निकालना है, हमेशा अपन को वेक्टर को ऐड ही करना है।
लेकिन माइनस साइन से भी इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसके अलावा कोई भी इस चीज का मतलब नहीं है। और इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जो एंगल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि वो एंगल अपन ने कैलकुलेट किया कैसे है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वेक्टर a प्लस बी, या ऐसा कह सकता हूं ये a माइनस बी का जो रिजल्टेंट था वो r डैश था, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि r डैश विल बी इक्वल्स टू r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r डैश वेक्टर, ऐसा मैं कह सकता हूं क्या कि ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं? कह सकता हूं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। मॉड ऑफ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ r डैश वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। अगर मैं बोलूं कि r वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, मॉड लगा दिया मतलब मैग्नीट्यूड हो, जिसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू r डैश वेक्टर, है ना। ये तो मैं कह सकता हूं कि इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, या फिर अगर मैं ऐसा कह दूं कि r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r डैश वेक्टर, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत हो जाएगी। कहीं से भी ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है, इनका डायरेक्शन पूरा अपोजिट है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड क्या बताता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल तो बताता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश वेक्टर, तो ये बात आपकी सही है। मैं कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर it will be equals to magnitude of a vector minus b vector, तो सर आपकी ये बात भी सही है। लेकिन ये तो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डायरेक्शन नहीं होता तो वो स्केलर प्रोडक्ट हो जाता ना, लेकिन वो क्या है, वेक्टर है। इसका मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, और अगर डायरेक्शन का रोल है इसका मतलब वो दो वेक्टर्स आपस में इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, है ना। चलो, और ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर जो है, ये भी आप लोगों को सही बात बताऊं तो एक फैक्ट बता रहा हूं कि a वेक्टर मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, जब योर a वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। अगर आपका a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब आपका जो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर a वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, सिर्फ उसी कंडीशन में, और कोई सी भी कंडीशन इसमें अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो, मूविंग ऑन टू पॉलीगन लॉ। चलो दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा अगर बोर हो रहे होंगे तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अपन नेक्स्ट क्लास से एनालिटिकल मेथड, ये ग्राफिकल मेथड कंप्लीट करके एनालिटिकल मेथड पे मूव ऑन कर जाए, मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज अपन ग्राफिकल मेथड खत्म कर देंगे, है ना। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको अगर अपन मैं दूसरा नाम दूं तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ दूसरा, इसको मैं नाम दे सकता हूँ हेड टेल मेथड। इसको मैं हेड टेल मेथड भी बोलता हूँ। और इसका बेसिकली जो यूज रहता है वो यूज तब आता है जब अपन को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो। When we have to add two or more than two vectors, then we will use polygon law, क्योंकि ट्रायंगल लॉ
और पैरेललोग्राम लॉ में अपन दो वेक्टर्स का ऐड करके रिजल्टेंट निकालते थे। मोर देन टू वेक्टर्स को अगर मेरे को ऐड करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो भाई साहब आपको यूज करना पड़ेगा क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये पॉलीगन लॉ ने क्या बोला, कुछ भी नहीं, पॉलीगन लॉ बहुत इजी है और ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर भी आपको ट्रायंगल लॉ ही मिलेगा। सपोज यहाँ पे है आपका ए वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वेक्टर, यहाँ पे हो गया आपका सी वेक्टर और यहाँ पे हो गया क्या आपका डी वेक्टर। नाउ आपका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो रिजल्टेंट आएगा कैसे, आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। ये क्या आएगा आपका रिजल्टेंट, जो टू और मोर वेक्टर्स को मेरे को ऐड करना है तो मेरे को कौन सा लॉ लगेगा, पॉलीगन लॉ लगेगा। और मैं आपको क्या नाम दे रहा हूं, इस लॉ का नाम मैं दे रहा हूं आपको क्या, हेड टेल मेथड। इसका नाम दे रहा हूं मैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड क्यों, क्योंकि इसको पैरेलल शिफ्ट करा के मेरे को इसको नेमिंग करनी पड़ेगी हेड और टेल से। मतलब एक हेड को दूसरे टेल से कनेक्ट करूंगा और दूसरे हेड को थर्ड टेल से कनेक्ट करूंगा। देखते हैं कैसे। चलो, ये सबसे पहले ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को मैं वैसे का वैसे कंसीडर करता हूं। ये हो गया क्या आपका ए वेक्टर, ये ए वेक्टर का हेड है। इस हेड से ये वाली टेल में कनेक्ट करता हूं और दोस्तों आपको पता है कि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, और अगर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है तो इसका जो टेल है वो इसके हेड से कनेक्ट करता हूं। चलिए सर करके देखते हैं। तो ये कनेक्ट कर दिया मैंने बी वेक्टर, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग करी है। थोड़ा सा सीधा हो गया, इसको और ज्यादा मैं आपके लिए टिल्ट कर देता हूं ताकि आपको पैरेलल शिफ्टिंग वाला फील आए। तो ये मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया और ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में ऐड कर दिया। हेड टेल मेथड है, ए वेक्टर के हेड से बी की टेल को मैंने ऐड किया है। नाउ बी के हेड से सी की टेल को मैं ऐड करूंगा, करके देखते हैं। बी की टेल से, बी के हेड से सी की टेल को कनेक्ट करता हूं। कर दिया। बी के हेड से सी की टेल को मैं कनेक्ट करता हूं, तो मैंने, आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने आपका वो भी कनेक्ट करके दिखा दिया आपको। बी के हेड से सी की टेल को कनेक्ट कर दिया। और इसे मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूं, सिर्फ एक ही तरीका है, पैरेलल शिफ्टिंग। बी को वैसे का वैसे उठा के इधर, सी को वैसे का वैसे उठा के इधर। तो पैरेलल शिफ्टिंग कर करके ए वेक्टर के हेड से बी की टेल को कनेक्ट किया, बी के टेल से, बी के हेड से सी वेक्टर की टेल को कनेक्ट किया। अब ये जो सी वेक्टर का हेड है, सी वेक्टर का हेड है, इस बी को पैरेलल शिफ्ट करके सी वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, आपका डी वेक्टर कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। और आप लोगों को तो पता है कि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है ना। अगर पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है तो ये आप इसको पैरेलल शिफ्ट कर करके मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। नाउ रिजल्टेंट कौन बताएगा, ऑब्वियसली ये बताएगा। तो रिजल्टेंट कौन बताएगा, ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी योर आर वेक्टर। एंड मैंने आपको क्या बोला, सिमिलर वे जो है ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। तो ट्रायंगल लॉ में क्या हो रहा था, जिग 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 एकदम ये लूप बन रहा था, इन सेम डायरेक्शन सारी चीजें मूव कर रही थी। लेकिन ये जो आर वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट विल ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आर वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया। आर वेक्टर ने जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो ये आपकी लाइन निकल के आपके सामने आ गई, है ना, समझ में आया। तो ये क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, सिमिलर लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और बस इसमें ये है पूरा का पूरा ट्रायंगल लॉ जैसा, कुछ भी चेंजेस नहीं है।
only the thing this polygon law of vector addition is used when you have to add two or more than two vectors. जब आप वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करोगे तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका निकलेगा। और ये मेथड को हेड टेल मेथड भी बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये जो आपका ए वेक्टर है, इसका जो टेल है, सॉरी इसका जो हेड है, पैरेलल शिफ्टिंग करके बी का टेल इसमें ऐड करोगे। बी के हेड में सी की टेल, सी के हेड में डी की टेल, ऐसे करके आप क्या करोगे? पैरेलल शिफ्टिंग करके इन सबको आपस में कनेक्ट कर दोगे एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या है? इसको अपन बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अपन तो आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप इसको लिख सकते हो आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि पहले की टेल को जोड़ दो आखिरी के हेड से, पहले की टेल को जोड़ दो इसके हेड से, आखिरी के हेड से। ए का हेड बी की टेल, बी का हेड सी की टेल, सी का हेड डी की टेल। दिस वाज पैरेलल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड ये मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सिमिलर लाइक ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में भी अपोजिट लूप लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं रिजल्टेंट का, पॉलीगन लॉ में भी यही है। तो अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं अपन, तो इसको ट्रायंगल लॉ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, और कुछ भी ये नहीं है। ठीक, चलो मूविंग ऑन नाउ। चलो नाउ आई विल से वेक्टर एडिशन ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? बचपन में आपने पढ़ा होगा कि ए वेक्टर प्लस b vector will be equals to b vector plus a vector। लेकिन ये वही पढ़ा होगा ना, 2 plus 3 will be equals to 3 plus 2। लेकिन सर ये वेक्टर में भी ऐसे ही होता है। वेक्टर में क्यों ऐसा होता है? और अगर सेम ही है तो पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहा हूँ भाई क्योंकि वेक्टर को ऐड करने में ना बहुत डर जाते हैं लोग, सहम जाते हैं अंदर से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो वेक्टर एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि आपका ए वेक्टर हो गया और इसको मैंने बी वेक्टर से ऐड किया, ए वेक्टर को मैंने किससे ऐड किया? बी वेक्टर से ऐड किया। तो इसका रिजल्टेंट कौन बताएगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो कौन बताएगा? आर वेक्टर बताएगा, है ना। और पैरेलल शिफ्टिंग अगर मैं कर दूं तो ये हो गया आपका बी वेक्टर, और इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दूं तो ये हो गया आपका ए वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट भी कौन बताएगा? आपका आर वेक्टर ही बताएगा, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे देखना चाहो, इसको अगर आप ऐसा देखना चाहो कि सबसे पहले मैं ऐड करता हूं क्या? ए वेक्टर और ऐड करता हूं क्या मैं? बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रहेगा आपका क्या? आर वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका? कि जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। लेकिन अगर मैं बी वेक्टर को पहले कंसीडरेशन में लेता हूं, अगर मैं सपोज बी वेक्टर को पहले कंसीडरेशन में लेता हूं तो वो हो जाएगा क्या आप लोगों का? ये हो गया आपका क्या? ये देखो पैरेलल शिफ्टिंग करी थी, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर, और यहां से ए वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग करके ये हो गया आपका ए वेक्टर। इसका रिजल्टेंट कौन देगा? इसका रिजल्टेंट भी आप लोगों को इसका रिजल्टेंट भी आर वेक्टर ही आपको निकाल के देगा। इसका रिजल्टेंट भी आर वेक्टर ही आपको निकाल के देगा। और ये जो आर वेक्टर है इसमें अपन ने कंसीडरेशन में क्या लिया है? आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
तो ये तो बहुत इजी है समझना यार दोस्तों कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b प्लस a वेक्टर। ये मैंने आपको इस तरीके से क्या प्रूफ भी करके दिखा दिया, ये तो बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएटिव? ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर प्लस c वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। b प्लस c में अगर आप a को ऐड करो, चाहे a प्लस b में आप c को ऐड करो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ये भी मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ पे तेरा 3 वेक्टर्स, ठीक है, तेरा 3 वेक्टर्स जिसको मैं कनेक्ट करता हूँ ऐसे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये हो गया आपका क्या, सी वेक्टर। अब 3 वेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली आपका जो रूल लगेगा वो पॉलीगन लॉ लगेगा और उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा, सेम लूप में नहीं निकलेगा। तो इसका हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया आर वेक्टर, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, है ना, रिजल्टेंट हो गया आपका आर वेक्टर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, b प्लस सी को करता हूँ। b प्लस सी को अगर मैं ऐड करके देखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, b प्लस सी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। b प्लस सी का रिजल्टेंट मेरे ख्याल से ये देगा, ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में क्यों ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखो एक ट्रायंगल बन गया ना, बन गया। तो ये क्या है, b प्लस सी का रिजल्टेंट है, मतलब ये जो वेक्टर है दैट विल गिव रिजल्टेंट r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b प्लस सी वेक्टर। ठीक, अब होगा क्या, ध्यान से समझना बहुत। चलो यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे निकलेगा देखो, जो रिजल्टेंट रहेगा दैट विल बी r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू b प्लस c का रिजल्टेंट, ये b वेक्टर प्लस c वेक्टर का रिजल्टेंट प्लस अगर ये a वेक्टर को मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये देखो ना, ये जो ये लाइन और ये a वेक्टर, ये भी एक r वेक्टर के साथ ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहे हैं। तो ये r वेक्टर कैसे निकालेंगे अपन, b प्लस सी प्लस a, तो ये क्या निकल आएगा, r वेक्टर निकल आएगा। तो b प्लस सी प्लस a, तो ये रिजल्टेंट निकल आया। अब मेरे को अगर ये देखना है a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, a प्लस बी का रिजल्टेंट निकलेगा ऐसे। ये एक लाइन है जो क्या बता रही है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बता रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, आगे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा r वेक्टर विल बी इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना। तो ये रिजल्टेंट हो गया a प्लस b वेक्टर। तो ये a प्लस b वेक्टर और ये r वेक्टर जो है, a प्लस r वेक्टर, a प्लस b वेक्टर और c वेक्टर, ये भी एक ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहे हैं। और ये r वेक्टर कैसे निकलेगा, जब आप a प्लस बी प्लस सी कर दोगे तो ये r वेक्टर आपका निकल आएगा ये वाले ट्रायंगल में। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना, तो ये कर देंगे प्लस सी वेक्टर, है ना। तो अगर r वेक्टर a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों के इक्वल है, अगर इन दोनों के इक्वल है, इसका मतलब कि जो अपनी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रही है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है आप लोगों के सामने। एक बार फिर से मैं एक फटाक से प्रूफ कर दे रहा हूं कि b प्लस सी का जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये देगा। और अगर r वेक्टर इस वाला ट्रायंगल देखें तो b प्लस सी वेक्टर प्लस a वेक्टर जो है रिजल्टेंट निकाल देगा। अब a प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर देगा, तो ये हो गया a प्लस b, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक बार लास्ट बार जो आपको समझ दे रहा था मैं
कि ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का ये जो लाइन है वो ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट किया, और ये लाइन जो है r वेक्टर के साथ भी एक ट्रायंगल बना रही है, ध्यान से देखो तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट, है ना। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर ने दिया, तो a प्लस b, है ना। अब ये a प्लस b r और c ये भी रिजल्टेंट बना रहा है, एक और ट्रायंगल बना रहा है, तो a प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर will give you this r vector resultant. So इसका मतलब वेक्टर एडिशन also obeys associative law. ठीक, नेक्स्ट क्लास से अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।